हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। और आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में। तो यूपीएससी प्रीलिम्स की क्या रणनीति होनी चाहिए जब आपके पास प्रीलिम्स एग्ज़ाम को 2 या 3 महीने बचे हों। तो जैसा कि आजकल आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर प्रीलिम्स के बारे में कुछ बताइए कि कैसे तैयारी की जाए, क्या किया जाए इस समय। तो उसी पर ये वीडियो मैंने यहाँ पर हम बना रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट कर रखे हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है या मेरे कुछ फ्रेंड्स का जिन्होंने क्वालिफाई किया है या जो टॉपर्स के हैं सबसे ज़्यादा उनका, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं जब 2-3 महीने रह जाते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम को, वो मैं आपको आपके साथ यहाँ पर मैं आप शेयर करूँगा। ओके। और लास्ट में जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप देखना कि अगर कोई पॉइंट छूट रहा हो, मिस हो रहा हो और आपको पता हो, तो यार आप कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएंगे उस बात को जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और उस आपके उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि वो सबसे पहले लोगों को दिखाई पड़ेगा वहाँ पर, ताकि लोगों की मतलब हेल्प हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। बस यही हमारा मकसद है और कुछ नहीं। ओके। तो एक एक करके पॉइंट पर एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। पहला है कि फोकस ऑन प्रीलिम्स ओनली। देखो होता क्या है कि यूपीएससी की जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हैं तो अलग अलग तरीके, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग की जाए या मेंस की अलग की जाए, इंटरव्यू की अलग। ये पूरी ही तैयारी जो होती है वो बहुत इंटीग्रेटेड तरीके से की जाती है, बहुत ही समेकित तरीके से। लेकिन जब प्रीलिम्स को आपके पास जब 2-3 महीने जैसे जैसे प्रीलिम्स करीब आने लगता है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, तो आपका फोकस प्रीलिम्स की तरफ ही हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। उसकी एक वजह है बहुत बड़ी। उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा, टॉपर्स के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ले लें, इरा सिंघल मैम के बारे में आपने पढ़ा होगा। वो टॉपर थी और उनका जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का जो कट ऑफ था उस साल, उससे सिर्फ एक नंबर, 1 या 2 नंबर, शायद 1 नंबर ही ज़्यादा उनके मार्क्स थे प्रीलिम्स में। लेकिन मेंस और इंटरव्यू में उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो रही कि वो टॉपर बन गई। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम इतना टफ क्यों है? एक तो पहला कारण ये है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट इसमें बैठते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स में से बहुत थोड़े से लिए जाते हैं। ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 10 लाख 11 लाख या जितने भी फॉर्म भरेंगे लोग, और उनमें से 5-6 लाख के आसपास जो है अपीयर होंगे एग्ज़ाम में। और लगभग लगभग 10,000 के आसपास लोग जो हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। यानी बहुत बड़ी संख्या में से बहुत थोड़ी सी संख्या ली जाएगी। तो एक तो इस वजह से थोड़ा सा प्रीलिम्स टफ हो जाता है। दूसरा, जो क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि एक तो सिलेबस, कि मेंस का सिलेबस पहले से दे रखा है यूपीएससी ने कि भाई इंडियन ज्योग्राफी में ये पूछ मतलब ज्योग्राफी में ये पूछेंगे, हिस्ट्री से ये पॉइंट है। और सब कुछ पता होता है आपको मेंस के बारे में। प्रीलिम्स के बारे में बस सीधे से बता दिया गया कि भाई इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है ये नहीं पता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं, तो कुछ पता नहीं है। वैसे तो बुक्स तो हैं ही आपके पास, लेकिन सिलेबस नहीं बताया है उन्होंने विस्तार से। इस वजह से कुछ पता नहीं होता कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन मतलब पूछेगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। ओके। तो जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम को 3 महीने के आसपास रह जाएं, वैसे तो 5-6 महीने, लेकिन जैसे जैसे करीब आता है प्रीलिम्स, जब 3 महीने रह जाएं तब आप 100% पूरा आपका डेडिकेशन, पूरा कंसंट्रेशन प्रीलिम्स की तरफ हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हो पाएगा तो आगे की प्रोसेस तो कैसे हो पाएगी। तो आपको 1 साल और इंतज़ार करना पड़ सकता है दोबारा देने के लिए एग्ज़ाम। तो एक तो आपका ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर, ये मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर अब भी आप जब 3 महीने रह गए हों, 2.5-3 महीने, तो उस समय आप अपना ऑप्शनल अगर पढ़ रहे हो तो उसको रोक दीजिए। आप इथिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब जो मेंस के टॉपिक हैं उसको आप छोड़ दीजिए अभी। मेंस में जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसके बाद 3.5 या 4 महीने के आसपास लगभग का समय दिया जाता है मेंस की तैयारी के लिए। उसमें आप उन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। अभी आपका फोकस सिर्फ प्रीलिम्स पर होना चाहिए। ठीक है, ताकि प्रीलिम्स रुकना नहीं चाहिए आपका। तो जैसा कि लास्ट ईयर का आपने देखा होगा, जो क्वेश्चन पेपर था यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो ऐसा कहा गया कि यूपीएससी की हिस्ट्री में, यूपीएससी के इतिहास में ये सबसे कठिन पेपर था। तो
डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सभी के लिए था। और कहाँ से क्वेश्चन बना के पूछ रही है यूपीएससी। दे, देखने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि आधार कार्ड, हर कोई परिचित है आधार कार्ड से, लेकिन वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था और जिसे काफ़ी लोगों ने गलत किया। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसी प्रकार से था क्वेश्चन कि जैसे क्या जो आधार कार्ड है क्या वो नागरिकता का प्रमाण है कि नहीं है। ठीक है। अब इसका आंसर शायद बहुत से लोगों को नहीं पता था। तो नागरिकता का प्रमाण नहीं है वो, इसी प्रकार से क्वेश्चन था ये। तो अपने चारों तरफ आप ध्यान रखिए जो है इस प्रकार की चीज़ों का। ओके। तो पहला पॉइंट आगे है, ये तो पहली बात होगी कि आप इस समय जो है जब आपके पास 3 महीने का समय हो प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले, तब आप सिर्फ प्रीलिम्स पर ही फोकस रखें। ओके। अगला पॉइंट है रिवीजन का। रिवीजन इज़ द की। इस एग्ज़ाम में रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि एक बार में पढ़ के कोई चीज़ तैयार करना उतना संभव नहीं है। तो रिवीजन करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप सोर्स को, बहुत अच्छा सोर्स आप रखिए अपने पास, और कम से कम सोर्स हो और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवाइज करें। जैसे कि कोई भी एक टॉपिक के लिए एक सोर्स रखिए आप, और उसी को बार बार पढ़िए। ना कि आप एक सब्जेक्ट की 10 किताबें, एक सब्जेक्ट की आप एक किताब रखिए, एक टॉपिक, चाहे आपका वो चाहे स्टैंडर्ड कोई बुक हो सकती है या फिर कोचिंग के मटेरियल हो सकता है कोई भी। तो एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए आपके पास, और उसी को आप बार बार रिवाइज करते रहें करंट अफेयर से जोड़ के। करंट अफेयर से जोड़ के का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट हैं कुछ जो करंट में भी आते रहते हैं, और उनको आप उनसे स्टैटिक पोर्शन के साथ में पढ़ते रहिए, उनको रिवाइज करते रहिए। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी चीज़ें याद हो पाएंगी, नहीं तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। उसके बाद है अगला टॉप पॉइंट है कि टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले सॉल्व करने के। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर जो एक्चुअल जो रियल एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपका, वो कोई उतना टफ नहीं लगता है। तो किसी भी कोचिंग के आप नोट्स ले सकते हैं, और चाहे आप मार्केट से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फिर अ, अगर आपके शहर में मौजूद हों किसी कोचिंग के मटेरियल, या मंगवा सकते हैं किसी से अगर आपके घर से दूर है वहाँ से। लेकिन आप सॉल्व ज़रूर करें, ठीक है, चाहे ऑनलाइन आपको मिल जाए या ऑफलाइन मिल जाए कहीं से। तो टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करें। तो उससे ये होता है कि आपकी तैयारी हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि हाँ ये टॉपिक हमारा अभी कमज़ोर है और ये टॉपिक पर अभी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि आपको आपकी तैयारी किसी सब्जेक्ट में कितनी हो चुकी है। ओके। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप ज़रूर देख लें, तो उससे ये अंदाज़ा रहेगा कि यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है वो किस प्रकार से बनाती है, पूछने का तरीका क्या होता है। जैसे कि आपने स्टेट पीएससी में देखा होगा, वहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, और यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है वो दूसरे तरीके से। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जैसे कि 25 साल के लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ले चाहें आप भले ही 20-25 साल का ले लें, क्योंकि बुक में तो ऐसे मिलेंगे, लेकिन पिछले 5 साल के जो पेपर हैं उनको आप ज़रूर देख लें, सॉल्व पेपर को सॉल्व कर डालें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितने पेपर सॉल्व करने चाहिए? टेस्ट पेपर देखो, एक तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो कोशिश करें कि कम से कम 40-50 पेपर आप सॉल्व कर डालें। ठीक है, 40-50 नहीं हो सकते तो 20-25 पेपर तो ज़रूर ही सॉल्व करें, और पुराने पेपर भी देख लें। और अगर हो सके, जब 1-1.5 महीने रह जाए तब आप डेली एक पेपर जो है सॉल्व करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। इसके बाद है करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो आपको बता रहे हैं कि जो यूपीएससी जो है उसका झुकाव अब करंट अफेयर्स की, जो वर्तमान समय में क्या चल रहा है देश दुनिया में चारों तरफ आपकी ओर, उस पर पूरा फोकस धीरे धीरे बढ़ रहा है। पूरी तरीके से तो नहीं आ सकता, क्योंकि
प्रीलिम्स में जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर सब कुछ पूछा जाता है। लेकिन करंट, जैसे आप जब आप मेंस एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ज़्यादा जो सिलेबस है वो करंट ओरिएंटेड है पूरी तरीके से। तो करंट अफेयर्स पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन जो होंगे वहाँ पर, या इकोनॉमी के होंगे, इंडियन इकोनॉमी के, तो वो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो करंट से भी होंगे आपके। तो करंट अफेयर्स को आप हल्के में ना लें। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो हाँ, एक बात और है कि जब 3 महीने रह जाएं एग्ज़ाम को, 2-3 महीने रह जाएं, ऐसा लोग करते हैं, तो एक काम आप कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना। अगर पढ़ रहे हो अब तो आप उसको बंद कर सकते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन ज़्यादातर आप पूछते हैं लोग कि करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ना चाहिए। मतलब अगर मान लो 2 जून को एग्ज़ाम है, तो कब कब से कब तक का पढ़ना चाहिए। तो जो करंट अफेयर्स है वो आप 1 साल का तैयार कर लो, 1 ईयर का पूरा कंप्लीट। मतलब पिछली बार जो प्रीलिम्स हुआ था उससे लेकर, और अभी जो एग्ज़ाम होगा, मान लो 2 जून को एग्ज़ाम है, तो इससे ठीक 1 महीने पहले तक का आप तैयार कर लो। ठीक है, आप ये मान लो अप्रैल लास्ट तक का। ठीक है, अप्रैल लास्ट तक का आप पूरा करंट अफेयर्स तैयार कर लो, क्योंकि उसके बाद ये होता है कि भाई पेपर बना दिया जाता है और शायद 1-2 क्वेश्चन भले ही पूछ लिया जाए। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि क्वेश्चन तो 2-3 साल पहले के करंट से भी पूछ लेते हैं। तो हाँ, ये बात सही है। 1-2 क्वेश्चन के लिए आप 2-3 साल का करंट अफेयर, 2 साल का करंट क्यों तैयार करेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, तो 1 साल का ही तैयार करिए, वो पर्याप्त है आपके लिए। हाँ, कुछ योजनाएं वगैरह हैं जो इंडियन इकोनॉमी में पूछी जा सकती हैं, जैसे के टॉपिक से, उनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो तो आप ज़रूर देख लें। बाकी जो मैगज़ीन वगैरह आप पढ़ते हैं वो 1 साल की पर्याप्त है लगभग। अब चाहे वो आप विजन की मैगज़ीन पढ़ रहे हो, या दृष्टि की पढ़ रहे हो, या क्रॉनिकल पढ़ रहे हो, या कोई और पढ़ रहे हो, या फिर आपके खुद के नोट्स जो आपने न्यूज़पेपर से और कुछ वेबसाइट्स हैं उनसे बनाए हों, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मैंने एक लिस्ट तैयार की है कि करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वो लिस्ट मैं आपको किसी वीडियो में आगे बना के, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा कि हाँ ये टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं, या आजकल जो टेस्ट सीरीज में पूछे जा रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो बुक लिस्ट के बारे में तो एक मैंने अलग से वीडियो ही बना दिया था, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर उसकी लिंक। तो वहाँ से आप बुक लिस्ट देख सकते हैं। वही बुक लिस्ट, ज़्यादातर लोग तो वही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई किसी कहीं और से जो बुक हो जो अब तक आपने पढ़ा है, बस उसी को आप रिवाइज करिए। ये बुक लिस्ट मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और मान लो इस बार नहीं अगली बार अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना है, तो आप बुक लिस्ट जो है वहाँ यहाँ से उस वीडियो से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सी सेट। सी सेट के बारे में क्या करना चाहिए, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। दूसरा पेपर जो होता है वो सी सेट का होता है, और चूँकि ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें 33% मार्क्स गेन करने होते हैं पास करने के लिए। ठीक है, सेकंड पेपर जो होता है इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 80 में का आप 33% करेंगे तो लगभग 27 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं, तो ये 27 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आउट ऑफ 80। तो ये आपका पेपर मतलब क्वालिफाई माना जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे तैयारी की जाए, क्योंकि इसके मेरिट तो इसकी नहीं बनती, मेरिट तो फर्स्ट पेपर की बनेगी। लेकिन इसको आपको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका सी सेट का पेपर ही नहीं क्वालिफाई हुआ तो प्रीलिम्स कोई मतलब ही नहीं है, आप पास नहीं कर सकते प्रीलिम्स को। मतलब आपको पास करना पड़ेगा सी सेट का पेपर भी अलग से। तो सी सेट में जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि उसका जो सिलेबस है वहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कॉम्प्रिहेंसन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग से पूछे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो 3 टॉपिक, एक तो कॉम्प्रिहेंसन, और क्वांट यानी मैथ्स, और रीजनिंग। ठीक है, इन 3 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो इन 3 टॉपिक में से
कोई 2 टॉपिक आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लो, और कोई एक टॉपिक जो है जिस पर तो आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी कर लें, तो आपका सी सेट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप इतनी तैयारी ज़रूर कर लें कि ये क्वालिफाई हो जाए आपका पेपर। अब इससे पेपर कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर ज़रूर आप देख लें कि सी सेट में कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो कोई बुक वगैरह लास्ट ईयर की आप क्वेश्चन पेपर ले लें, तो उससे लेवल क्या है इसका, जैसे रीजनिंग अगर तैयार करनी है तो किस लेवल की तैयार करनी है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स तैयार करनी है तो किस लेवल की तैयार करनी है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो लास्ट ईयर के पेपर से आप देख लें। और कोई अगर जो टॉपिक तैयार करने हैं जैसे रीजनिंग या क्वांट, वो किसी भी बुक से आप तैयार कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल वगैरह से आप तैयार कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है कि इनपुट आउटपुट क्या होना चाहिए। तो ये इनपुट आउटपुट मैंने इसलिए यहाँ पे नोट किया है कि जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कम पूछे जाते हैं। जैसे कि जो ज़्यादा पूछे, तो आप इसका ध्यान रखें कि जो टॉपिक्स हमेशा ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी भी पूछे, मतलब काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जिन पर मतलब क्वेश्चन कम ही पूछने मतलब देखने को मिलते हैं, जैसे कि मीडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो शायद एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसी किसी साल नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर बाकी सारे टॉपिक्स आपके तैयार हो गए हैं, तो कम पूछे जाने वाले टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, तभी आप देखें। मतलब ये बात मैंने इसलिए बताई कि ऐसा ना हो कहीं आपकी मीडिएवल हिस्ट्री ही ज़्यादा पढ़ डालें, और अभी मॉडर्न हिस्ट्री आपको तैयार करने की अभी तैयार करना बाकी है। तो इस तरीके इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये भी जब लास्ट ईयर के आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अ, किन टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि यूपीएससी कभी भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकती है। ओके, इसके बाद है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो हालांकि वैसा कोई रूल नहीं है कि कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कितना कंसंट्रेट होकर आप पढ़ाई करते हैं, और प्रोडक्टिविटी क्या है मतलब उसकी आपकी। तो कुछ लोग जो होते हैं उनके लिए 4-5 घंटे पढ़ना पर्याप्त है। अगर वो 4-5 घंटे डेडिकेशन कंसंट्रेट होकर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो उनके लिए पर्याप्त है। और कुछ लोग 7-8 घंटे तक पढ़ते हैं, और कुछ लोग 10-12 घंटे तक भी पढ़ लेते हैं। लेकिन 18 घंटे या 22 घंटे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एवरेज अगर देखा जाए तो 7-8 घंटे आप अगर पढ़ाई करिए, 7-8 से 10 घंटे तक पढ़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और इसको लगातार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप लगातार 7 घंटे पढ़ रहे हैं। आप ब्रेक ले लेकर पढ़िए, तो 7 घंटे 8 घंटे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि एक बार में आप 3 घंटे का बनाएं, 3 घंटे का भी जो बनाएंगे एक रूटीन, उसमें भी आप ब्रेक लेते रहिए। 1 घंटे बाद 10 मिनट, 50 मिनट के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ठीक है, फिर अगले 50 मिनट पढ़ाई करिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो 3 घंटे में आप आधे घंटे का ब्रेक हो जाएगा, और 2.5 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाएगी। ओके, इस तरीके से जब आप 3 स्लॉट में बैठेंगे 3 बार, तो लगभग 7-8 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाएगी अच्छी तरीके से, और ब्रेक भी आपको मिल जाएगा। लगातार आप पढ़ेंगे तो शायद 1-2 दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में आपको परेशानी होगी। तो मुझे लगता है कि 7-8 घंटे बहुत हैं इसके लिए, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन पर मैंने यहाँ पर हम लोगों ने बात की। और अगर कोई पॉइंट यहाँ पर मिस हो रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर आप हमें बताएं कि कौन सा वो पॉइंट है, और जो आपको पता है और लोगों से आप शेयर करना चाहते हैं, आप ज़रूर शेयर करें। आपके उस कमेंट को मैं जो है वो पिन कर दूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ओके, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपकी कोई राय हो, कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप क्वेश्चन करिए, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, और इसमें भी करूँगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद अच्छा लगा हो तो आप अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।